नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। लगातार पढ़ते रहिए। 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लेखपाल का विज्ञापन इस पैड से भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। होमगार्ड की 44,000 जगह आएंगी, यूपी पुलिस की 40,000 जगह आएंगी, यानी कि वैकेंसी बहुत है। पैट का एग्जाम होना, पैट से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएंगी, तो आप पढ़ते रहिए। और जीएस के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो किताब है वो ल्यूसेंट है। आप ल्यूसेंट को अच्छे से कर लीजिए, जीएस का प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके अलावा तो बहुत सारे माध्यम से हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे पहले सबसे फेवरेट पुस्तक है। दुनिया जो कॉपी करती नहीं इधर उधर से, जो पब्लिकेशन से निकाल देते हैं, वो इसी का कॉपी करके निकालते रहते हैं इधर उधर। तो सबसे पहले ल्यूसेंट को आप अच्छे से पढ़िए। तो उसी क्रम में हमारा जो टॉपिक है, शुरू से हम बिल्कुल आपको पढ़ा रहे हैं और संपूर्ण ल्यूसेंट का निचोड़ यानी कि पूरा अध्ययन आपको कराएंगे। प्रसिद्ध प्राणों की हम इसमें चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग ल्यूसेंट के हिसाब से जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, उस हिसाब से चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राणों के विषय में है। भारतीय ग्रंथों में, शास्त्रों में प्राणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। उन 18 में से कुछ प्रसिद्ध हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। प्राणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तब तक मैं आपको प्राणों के विषय में बताता हूं। इस क्लास पे चलते हैं हम। तो देखिए, आप बताइए पहला मुस्लिम विद्वान जिसने प्राणों का अध्ययन किया था। तो देखिए, हेडिंग डाल लीजिए प्राण। ल्यूसेंट के हिसाब से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप इसे अध्ययन कर लोगे, इसे पढ़ लोगे टॉपिक वाइज टॉपिक, जीके का सवाल गलत नहीं होगा आपसे। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण प्राण में मिलता है। जो भारत के इतिहास की कथा है, जितने भारत के इतिहास के बारे में कहा गया है, लिखा गया है, उनका क्रमबद्ध अध्ययन प्राणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष, प्राणों का रचयिता किसे कहा जाता है? लोमहर्ष को, अथवा इनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनके पुत्र उग्र श्रवा यानी कि पिता और पुत्र दोनों माने जाते हैं। प्राणों का अध्ययन, प्राणों के लेखक के रूप में या रचनाकार के रूप में लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। प्राणों की जो संख्या है बेटा, वो कितनी है? 18 प्राणों की संख्या है जो पूछा जाता है। ये बेसिक पॉइंट है जो पूछा जाता है। प्राणों की संख्या कितनी है? 18 प्राणों की संख्या है, नोट करते चलिएगा। जिनमें से केवल 5 मत्स्य प्राण, वायु प्राण, विष्णु प्राण, ब्राह्मण प्राण एवं भागवत प्राण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी कि 18 में से 5 प्राण ऐसे हैं बेटा। कितने? 5 प्राण ऐसे हैं जिनमें राजाओं के बारे में लिखा गया है या राजाओं की वंशावली के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? राजाओं की। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत प्राण में राजाओं के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं बेटा। अच्छे से लिख लेना, एक एक पॉइंट मैं आपको रटा दूंगा यहां से ल्यूसेंट वाला। ठीक है, आगे देखिए। एक तरफ ये प्राण है, संबंधित वंश, जो वंश में राजाओं की जानकारी मिलती है। विष्णु प्राण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विष्णु प्राण में लिखा है मौर्य वंश के बारे में। मत्स्य प्राण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में लिखा है बेटा। आंध्र सातवाहन वंश जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र पर शासन करता था। सातवाहन वंश जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी। राजा का नाम क्या था बेटा? सिमुक, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन थी, गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में। ठीक है बेटा। वायु प्राण सूचना देता है हमें गुप्त वंश के बारे में। कौन से वंश? गुप्त वंश के बारे में। विष्णु प्राण मौर्य वंश है ना, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त प्रथम ने करी या श्रीगुप्त? 2 राजाओं का उल्लेख यहां पर मिलता है गुप्त वंश के अंदर। ठीक है। प्राणों में मत्स्य प्राण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। सबसे प्राचीन जो प्राण है बेटा, सबसे प्राचीन मत्स्य प्राण, और सबसे प्रामाणिक भी इसको कहा गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन प्राण कौन सा बेटा? मत्स्य प्राण, और प्रामाणिक भी है। ठीक है, आगे देखिए। अधिकतर जो प्राण हैं, अधिकतर बेटा प्राण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं। महिलाएं तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी प्राण पढ़ सकते थे। प्राणों का पाठ पुजारी मंदिरों में
किया करते थे, है ना। पुराणों का पाठ पुजारी करेंगे। महिलाएं तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी पुराणों का अध्ययन कर सकते थे, ऐसी जानकारी है हमारे इतिहास में। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण दिया जाता है। राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण दिया जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उपनिषदों की रचना पुराणों के पहले हुई थी। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, इसे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में मैं शॉर्ट नोटिस टॉपिक आपको बना रहा हूं, नोट्सों के माध्यम से आप नोट्स बनाते चलिएगा। एक साथ में पूरे को पढ़ा देंगे तो समस्या आ जाएगी। यहां पर बौद्ध और जैन एवं साहित्य के बारे में बताया गया, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, छोटा सा है। देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं उनके साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें है? जातक नामक ग्रंथ में है, ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का उल्लेख मिलता है। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है बेटा, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बेटा? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों के तथा अन्य समकालिक उसके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ कौन सा है? बहुत प्रसिद्ध है बेटा, भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारियां हैं। किनसे? महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारियां हैं, ठीक है। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी, ये विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्य काल के इतिहास की जानकारी संपूर्ण प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा, चाणक्य ने लिखा। बचपन का नाम विष्णुगुप्त, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया है कि राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था, ठीक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन भी कराया था, ऐसा माना जाता है। चाणक्य ने भी अध्ययन तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया था, जो इस समय पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक इलाके में स्थित है। रावलपिंडी जो शहर है वहां पर तक्षशिला स्थित है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी या एंशिएंट यूनिवर्सिटी का खिताब उसे मिलता है, ठीक है। तो मौर्य काल के विषय में लिखा गया है, 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ये अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे और देख लेते हैं इसी में, हालांकि इसका हिस्सा नहीं था जी। इसे भी देख लेते हैं। देखो, अष्टाध्यायी, ये पढ़ा होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध किताब है अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है मेरे भाई? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी सबसे पहली पुस्तक है। लेखक इसके कौन है? पाणिनि। इसके लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में मौर्य से पहले की जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने दिया है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार लिपि शब्द, बेटा कौन सा शब्द? लिपि शब्द का पहली बार अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में उल्लेख होता है, उल्लेख मिलता है बेटा पहली बार। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसको लिखा पाणिनि ने। किसने लिखा बेटा? पाणिनि ने लिखा इसको, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर से भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन मतलब यूनानियों ने। भारत पर किसने आक्रमण किया? यूनानियों ने आक्रमण किया था, जैसे सिकंदर ने। तो यवन आक्रमणकारी उन्हीं को कहा जाता है, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल है। गार्गी संहिता जे ग्रंथ है, गार्गी संहिता किसकी है? कात्यायन की। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों के बारे में बताया गया है, ठीक है।
पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि बेटा किसके दरबार में रहते थे? पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना करी। ठीक है, इनके महावास्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? महावास्य। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, महावास्य को लिखा, जिससे शुंगों के इतिहास पर यह प्रकाश डालती है पुस्तक। किस पर प्रकाश डालती है मेरे भाई? शुंगों के, यानी कि शुंग वंश के। शुंग वंश कहां पे शासन करता था? ज्यादातर मध्य प्रदेश विदिशा वाले क्षेत्र पर शासन किया। तो महावास्य इसके बारे में जानकारी देती है मेरे भाई। ठीक है, महावास्य इस पुस्तक के विषय में जानकारी, शासन के विषय में जानकारी देती है। इसमें क्या दिया गया, इसे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, संस्कृत साहित्य ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजत रंगणी। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? राजत रंगणी, राजाओं की नदी। राजाओं की नदी, इस पुस्तक का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब क्या है? राजाओं की नदी। ठीक है, राजत रंगणी, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बेटा? सर्ग मतलब अध्याय, चैप्टर, लेसन, पाठ। 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का उल्लेख है। 12वीं शताब्दी के कश्मीर के शासकों का उल्लेख है। प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के शासकों का उल्लेख। बहुत प्रसिद्ध किताब है राजत रंगणी। किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने चैप्टर हैं? 8 सर्ग हैं। 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के शासकों का उल्लेख है और राजा जयसिंह के शासनकाल को में लिखा गया। राजा जयसिंह के शासनकाल में इसको लिखा गया, ये भी नोट कर लेना। राजा जयसिंह के शासनकाल में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। कौन सी पुस्तक है ये? चचनामा। इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली आज तक इतिहास में। इसके लेखक के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। चचनामा जो सिंध विजय के बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन इसे लिखिएगा आप, जो मैंने आपको राजत रंगणी के बारे में बताया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत यहां से संबंधित हो तो बताइएगा। ये चैप्टर हो गया पुराणों वाला। हालांकि प्रसिद्ध पुराणों के अलावा इसमें कुछ पुस्तकों की भी आपको जानकारियां दे दी गई है। तो टॉपिक बाय टॉपिक इसी तरीके से ल्यूसेंट को मैं पढ़ाता रहूंगा। आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत समस्या लगे तो आप बताइएगा। ठीक है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं, और जब एक बार ये एंशिएंट हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा तो सभी प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे एक साथ, ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न, जो प्रश्न आज तक बन चुके हैं। राधे राधे, नमस्कार।